इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं कोरोना पर स्वास्थ्य सम्मेलन। और स्वास्थ्य सम्मेलन में अब हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हम सब जानते हैं कि अब रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं भारत में, 1.5 लाख की सीमा भी हम लोग ब्रीच कर चुके हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी तेजी के साथ मामले बढ़े? तो इस बार कई ऐसी हुई जो इकट्ठे आई और इसके कारण हमारे केसेस बढ़े। पहली चीज तो ये हुआ कि जनवरी फरवरी में जब हमारे केसेस कम हुए थे और वैक्सीन लगना शुरू हो गई थी, तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि कोविड अब खत्म हो गया है, कोरोना हमारे बीच में नहीं है, और इसलिए मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, इन सब चीज़ों पे ढील आ गई। पार्टी शुरू हो गई, लोग इकट्ठे मिलने शुरू हो गए। लेकिन वायरस हमारे यहाँ अभी भी था और वो उसको एक मौका मिला फैलने के लिए, और इसलिए एकदम वायरस फिर से फैलना शुरू हो गया। दूसरा साथ में ऐसे हुआ कि हमें पता है कि वायरस भी साथ साथ चेंज करता रहता है, नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। तो वायरस के भी एक नया वेरिएंट है जो यूके वेरिएंट जिसका नाम है, और हमें पता है कि वो बहुत इन्फेक्शियस है। अगर एक पुराने वाले वेरिएंट से हम देखें तो वो कोई 30 से 60 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो फैलता है। तो अगर एक नया वेरिएंट ऐसे माहौल में आए जहाँ लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना बिल्कुल बंद कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा फैलने लगेगा, और ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में प्रोटेक्शन नहीं है, तो एकदम केसेस बढ़ेंगे। और ऐसे ही हुआ है कि हमारा एकदम जो स्पाइक है वो पिछले स्पाइक के जो हमने देखा था राइज, वो बहुत शार्प रहा है इस दफा। तो सर, क्या ये बात हम लोग ये साबित कर चुके हैं कि ये कोई खास वेरिएंट है इस बार जो फैल रहा है, यूके वेरिएंट या कोई और? अगर हम डेटा देखें जो पंजाब से आ रहा है, पंजाब में जो उन्होंने जीन सीक्वेंसिंग करी, उसमें यही देखा जा रहा है कि आस्ता आस्ता जो वहाँ के केसेस ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं वो यूके वेरिएंट के कारण आ रहे हैं। और क्षेत्र से भी डेटा आ रहा है कि हो सकता है कि वेरिएंट है। इसमें ज़्यादा स्टडीज करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम पूरा बिहेवियर को देखें, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा को देखें और देखें कि और दुनिया के और देशों में जब एकदम बाद में केसेस बढ़े थे तब क्या हुआ था, तो हम ये देख सकते हैं कि स्थिति वैसी ही है जैसे यूके में थी या यूरोप में थी, जब वेरिएंट वहाँ पे भी आया और लोगों ने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या जो लॉकडाउन की सख्ती थी वो उसमें ढील हो गई, तो एकदम वहाँ पर भी केसेस बढ़ने शुरू हुए। सर, ये तो बात चलिए, ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि अब जो भी वेरिएंट है ये कोरोना का फैल रहा है बहुत इन्फेक्शियस है, इसलिए मामले बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। लेकिन क्या ये उतना ही ज्यादा जानलेवा भी है, डेडली भी है? अभी तक जो डेटा आया है उसमें ऐसा नहीं आया कि ये बहुत ज्यादा विरुलेंट है, जो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी करता है। इसलिए ऑल्दो केसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो उसी हिसाब से हमारे जो हॉस्पिटल एडमिशन भी बढ़ेंगी, उसी हिसाब से मोर्टेलिटी या डेथ रेट भी बढ़ेगा। लेकिन अभी ऐसा डेटा नहीं है कि पिछले के मुकाबले अब जो है हमारी मोर्टेलिटी कई गुना ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है। ये वेरिएंट ज़्यादा इन्फेक्शियस है पर ज़्यादा विरुलेंट नहीं है, और इसलिए मोर्टेलिटी जो है अभी तक ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा होगी। और सर, जो भी इलाज हम लोग कोरोना में दे रहे थे अभी तक, पिछले साल तक भी जो केसेस आ रहे थे, अब जो नए केसेस आ रहे हैं उनमें ट्रीटमेंट भी सेम है या इसमें भी कुछ परिवर्तन करना पड़ रहा है आपको? इलाज अभी बिल्कुल वही है जो हम पहले दे रहे थे। जो चाहे हम ड्रग्स की बात करें, एंटीवायरल की बात करें, स्टेरॉइड्स की बात करें, एंटीकोगुलेंट्स की बात करें, या पेशेंट की मॉनिटरिंग की बात करें। और हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे पिछली दफा हम कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 80 to 85% जो लोग हैं उनको माइल्ड इलनेस होता है, वो होम आइसोलेशन पे भी उनको मैनेज किया जा सकता है। और 10 से 15 ऐसे लोग हैं जिनको परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, और लेस देन 5% ऐसे हैं जिनको आईसीयू की एडमिशन पड़ेगी। तो लगभग आंकड़े वैसे ही हैं, लेकिन इस दफा नंबर्स ज्यादा हैं, और इसलिए नंबर्स अगर हम देखें तो प्रोपोर्शनेट हॉस्पिटल बेड्स और आईसीयू बेड्स भी उतने हिसाब से ज्यादा नीड, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मेरा सवाल आपसे अगला यही होने वाला था सर कि हमेशा अब 1 साल हम लोग को हो गया इस बीमारी को समझते हुए, तो आप लोग अपनी तैयारी को, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड्स हैं, आईसीयूज हैं, ऑक्सीजन की कौन से बेड लगेंगे, वेंटिलेटर लगेंगे, इसका कोई तो आप एक प्रोपोर्शन रखते होंगे। लेकिन अब जब हमें यही नहीं पता लग रहा कि ये आंकड़ा कहां तक जा सकता है, तो हम क्या तैयारी करेंगे? बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा अब जो हेल्थ केयर सिस्टम में परेशानी है।
दो परेशानियां, एक परेशानी यही है कि ये कर्व कितना राइज करेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें अपना प्रोपोर्शनेट बेड स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, चाहे हम ऑक्सीजन बेड्स की बात करें या आईसीयू बेड्स की बात करें। दूसरा इश्यू जो बहुत जरूरी है समझना, कि जब पहली दफा वेव आई थी तब लॉकडाउन भी था और कई चीजें थी जिससे नॉन कोविड जो केयर था वो कम हो गया था, ट्रॉमा कम था, रोड साइड एक्सीडेंट्स कम थे और उस तरफ इतना ध्यान नहीं था। जनवरी फरवरी के बाद जब लॉकडाउन जब केसेस कम हुए तो कई हॉस्पिटल्स ने अपना जो नॉन कोविड केयर था वो ज्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक साल से वो लोग भी सफर कर रहे थे। तो अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि नॉन कोविड में भी काफी लोड है, एक्सीडेंट्स भी आ रहे हैं, ट्रॉमा भी आ रहे हैं, हेड इंजरी भी आ रहे हैं, साथ में कोविड के केसेस एकदम बढ़ गए हैं और इतना टाइम नहीं मिला हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कि वो इस नॉन कोविड से कोविड में बहुत ज्यादा जल्दी शिफ्ट कर पाए। इसीलिए हमें वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा, केसेस को कम करने के लिए भी और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और तैयार करने के लिए, क्योंकि केसेस एकदम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा। तो सर सवाल ये है फिर कि जैसे अब तक देश में जो राय बनती दिखाई दे रही है कि देश अब लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकता, हमने एक साल जो उसका नुकसान सहा है, अब हम धीरे धीरे उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो अब एक तरफ आप लॉकडाउन लगाने से कतरा रहे हैं और आप दूसरा बता रहे हैं कि अब रेगुलर इलनेसेस के साथ साथ इतनी बड़ी स्पाइक को कोरोना की हमको चैलेंज करना है, तो ये कैसे मुमकिन होगा विदाउट लॉकडाउन? तो इसके लिए हमें ये नेशनल लेवल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जो हमारा पुराना जो हम फिलॉसफी अपना रहे थे, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वो करना बहुत जरूरी है कि जो भी पॉजिटिव केस आता है उसके हम क्लोज कॉन्टैक्ट को ट्रेस करें, उनको आइसोलेट करें, जिससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाएं। साथ साथ हमें ये करना पड़ेगा, सर्वेलेंस डेटा देखना पड़ेगा कि वो क्षेत्र जहां पे केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि एक क्लस्टर बन रहा है, वहां पे हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं या वहां पे मिनी लॉकडाउन करें, जिससे वहां पे जो लोग हैं वो इन्फेक्शन बाहर ना ले जा पाएं और वहां पे उनकी टेस्टिंग हो, ट्रीटमेंट हो और उस एरिया को हम एक तरह से सील कर दें। अगर आपको याद हो कि पहले टाइम में हमने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, तो उसी हिसाब से जो रेड जोन्स हैं उसमें एक टाइप का लॉकडाउन कर सकते हैं, जो येलो जोन है उसमें बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करें और देखें कि वहाँ से कोई केसेस बढ़ तो नहीं रहे, और ग्रीन जोन जहाँ पे केसेस ज़्यादा नहीं हैं उनमें कुछ हद तक ढील रह सकती है। तो उसी फिलॉसफी को हमें जल्दी से वापस शुरू करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज लेकिन नहीं समझ में आती, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब देश में टीका लगना शुरू हो गया, आपने वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया, तब तो मामले कम होने चाहिए थे उसके, और हम ये दावा करते हैं कि हम दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हमने 10 करोड़ टीके लगा दिए, तो फिर हम क्यों नहीं रोक पा रहे मामलों को? तो हमें एक चीज समझनी चाहिए कि अगर हम वैक्सीनेशन देखें तो हमें अपने पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से भी देखना चाहिए। अगर हम अडल्ट पॉपुलेशन की बात करें, वो लगभग 100 करोड़ के करीब लोग हैं, तो 10 करोड़ उसमें से अभी 10% ही हुआ है, तो इसलिए अभी हमें बहुत ज़्यादा और लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, वैक्सीन से आपको जो सुरक्षा मिलती है वो ये सुरक्षा मिलती है कि अगर आपको कोविड हुआ तो आपको सीवियर इलनेस नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आपकी कोविड से डेथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन इट डज नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आए तो आपको सीवियर इलनेस नहीं हुई, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, आप एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, वायरस आपके नाक और गले में मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन आपके शरीर में जो वैक्सीन के कारण एंटीबॉडीज बनी हैं वो वायरस को आगे फैलने नहीं देगा और आपको सीरियस इलनेस नहीं होगी। लेकिन आप इन्फेक्शियस होंगे, आपका कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा और आप जो वायरस है वो और किसी को भी इन्फेक्शन दे सकते हो। इसलिए ये समझना जरूरी है कि वैक्सीन जो है वो हमें सिर्फ सीरियस इलनेस से ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, पूरी इससे नहीं प्रोटेक्ट करेगा कि हमें इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए वैक्सीन के साथ साथ मास्क लगाना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये दोनों चीजें मिलके हम करेंगे तभी हम केसेस कम कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, यही मेरा अगला सवाल भी होता आपसे कि लोगों में दरअसल यही बात बैठी हुई थी कि अगर वैक्सीन लग गई है तो आप प्रोटेक्ट होगा बीमारी से, अब आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं। हमने तो ये देखा कि दिल्ली का या आपका हॉस्पिटल है एम्स, वहां बहुत सारे केसेस आ गए, डॉक्टर और स्टाफ वगैरह हो गए। दिल्ली का ही सर गंगाराम हॉस्पिटल है, वहां हुआ। लखनऊ में KGMU में 40 केसेस आ गए। तो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को तो दोनों डोज लगी हुई थी, तब भी वो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये क्या बताता है?
तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है वो सबसे आगे आके वैक्सीन लगाएं, क्योंकि अभी भी कई फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। और ये हमने अपने हॉस्पिटल में भी जब स्टडी किया कि जिन लोगों को कोविड हुआ उनमें कितनों ने वैक्सीन लगाई है, तो काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई थी और वैक्सीन हेजिटेंसी उनमें अभी भी थी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग आगे आके वैक्सीन लगाएं, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि वैक्सीन लगाने से आपको सीरियस इलनेस नहीं होगी, लेकिन वैक्सीन लगाने से इन्फेक्शन हो सकता है। और इसीलिए वैक्सीन लगाने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्राउड में मैं जा सकता हूं, या फिर मैं ये हाथ धोने की जरूरत नहीं है। कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक मैं कहूंगा कि हमें ये सब चीजें करनी पड़ेगी जब तक केसेस नहीं कम होंगे। एक टाइम ऐसे आएगा जब वायरस के केसेस बहुत कम हो जाएंगे और फिर वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाएगा, तब हम ये कह सकते हैं कि अब हम कुछ ढील दे सकते हैं, क्योंकि अब हमारे इन्वायरमेंट में या पॉपुलेशन में वैक्सीन नहीं, वायरस जो है वो नहीं फैल रहा, और इसलिए अब थोड़ा हम ढील दे सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो वायरस हमारे यहाँ पे हमारे बीच में ही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस फैलता है। इसलिए जब तक उसका नंबर नहीं कम होगा, जब तक हमारे केसेस नहीं कम होंगे, तब तक ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन नहीं रुकेगा। और चाहे हम वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं, इन्फेक्शन हो सकता है कुछ लोगों को। सर, अगर मामले बढ़ रहे हैं तो वो सबके लिए बढ़ रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर्स भी ज़्यादा इन्फेक्ट होंगे, नर्सेज होंगी, आपका अपना स्टाफ होगा। तो जैसे अभी आपके अस्पताल में जो हालात हैं, क्या इससे आपकी फंक्शनिंग पर कोई असर पड़ा है, इफेक्टिवनेस पर कोई फर्क पड़ा है? हमारे इफेक्टिवनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मैंने जैसे पहले कहा कि हमें अब जो स्ट्रेन आ रहा है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का है, क्योंकि हमारे रेजिडेंट, फैकल्टी, नर्सेज तो एक फाइनाइट नंबर है। उनको नॉन कोविड केयर जो हमने शुरू किया था वो भी करना है, और कोविड के केसेस एकदम बढ़ गए हैं, तो हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को शिफ्ट करें, कैसे कैसे नॉन एसेंशियल जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें कुछ पोस्टपोन हो सकती हैं, जैसे नॉन एसेंशियल सर्जरीज हैं, उसको हम थोड़ा डिले करें, जिससे हमारे पास नर्सेज हों जो कोविड ड्यूटी में लगा पाएँ, क्योंकि वहाँ पे भी केसेस एकदम रोज बढ़ रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल में कोविड के काफ़ी ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के ऊपर ही थोड़ी और बात मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू किया है कि हमें एक वॉर फुटिंग पर वैक्सीनेशन करना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि वो उसकी सप्लाई जो है वो उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो अगर आप इसके बारे में हमको बता पाएं कि हम कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं और हमारी कैपेसिटी लगाने की क्या है? तो देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि वैक्सीन का आपका मकसद क्या है, और जैसे मैंने कहा वैक्सीन का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम लोगों की जान बचाएं, टू डिक्रीज मोर्टेलिटी। तो इसीलिए सबसे पहले जो है, और ये ग्लोबल पॉलिसी है, WHO की भी है, CDC भी की है, यूरोपियन यूनियन की भी है, कि हाई रिस्क ग्रुप को सबसे पहले वैक्सीनेट करें, जो बुजुर्ग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, क्योंकि आप ये चाहते हो कि वो सिस्टम ना कोलैप्स हो, पैंडेमिक के टाइम वो सिस्टम जो है वो मजबूत रहना चाहिए। उसके बाद फिर आप लोअर प्रायोरिटी में आते हो, लोअर एज ग्रुप में आते हो। ये इसलिए किया जाता है कि हमेशा वैक्सीन की जो सप्लाई है शुरू में, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन द डिमांड। अगर हम अपने देश की बात करें और लोग ये कहते हैं कि हम सब अडल्ट्स के लिए वैक्सीन खोल दें, अगर हम सब लोगों के लिए वैक्सीन खोल दें, तो हम अपनी अडल्ट पॉपुलेशन को अगर देखें तो वो लगभग 100 करोड़ के करीब है, 1 बिलियन है, 97 करोड़ हैं, और 2 डोजेस चाहिए। इसका मतलब हमें 2 बिलियन डोजेस चाहिए। अगर हम दुनिया की सारी वैक्सीन भी इकट्ठी अगर भारत के लिए खरीद लें और रख लें, तो भी 2 बिलियन डोजेस हमको एकदम नहीं मिलेंगे। वैक्सीन मैन्युफैक्चर इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। आस्ता आस्ता उसके डोजेस बढ़ेंगे, रैंप अप होगा, और जैसे जैसे डोजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे उसको खोलना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी और वैक्सीन आ जाएंगी, स्पुतनिक वैक्सीन आ जाएगी, कैडिला की वैक्सीन आ जाएगी, या और बाहर वाले कंपनीज के हम वैक्सीन, जैसे जॉनसन की वैक्सीन है, वो हमारे सप्लाई चेन में आ जाएगी और हमारे पास डोजेस ज़्यादा होंगे, तो मुझे लगता है कि हम आस्ता आस्ता और लोगों के लिए भी खोल पाएंगे और हम ग्रेजुअली सारे लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। सर, इसके सवाल के 2 हिस्से हैं दरअसल। अभी आपने जितनी वैक्सीन का नाम लिया, ये किस स्टेज पर है और हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी, और ये कितनी है? और दूसरा, ये हम इंपोर्ट करेंगे या ये भी हम भारत में बनाएंगे? तो जो हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, 2 स्पुतनिक वैक्सीन, वो भारत में ही बनेगी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है, वो बना रही है। उसकी उम्मीद ये हम कर रहे हैं कि इस महीने के एंड तक या अर्ली नेक्स्ट मंथ तक उसकी लाइसेंसिंग और वह वैक्सीन मार्केट में आ जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अगर उनका डेटा पूरा ठीक रहता है और स्टडीज उनकी पूरी हो गई हैं, तो वैक्सीन वो मार्केट में आ जानी चाहिए।
कैडिला वैक्सीन जो है वो भी भारत में बनेगी, उसका भी जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है वो कुछ टाइम में आ जाना चाहिए। इसके अलावा कई ऐसी चीजें की जा रही हैं कि जो और मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो कोई और कंपनी हो, उनसे भी ये कहा जा रहा है कि आप जो हमारे 2 वैक्सीन भारत में बन रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की और भारत बायोटेक की, उनके साथ अगर कोलैबोरेट कर सकते हो तो कोलैबोरेट करो और अपना प्लांट भी लगा के और वैक्सीन इन्हीं कंपनीज की जो बन रही हैं उन्हीं को आप भी बनाना शुरू करें, जिससे ये वैक्सीन भी हमारे देश के लिए ज्यादा हो जाएं। लेकिन इस चीज में टाइम लगता है, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए, अगर हम किसी दवाई की बात करें तो दवाई की मैन्युफैक्चरिंग इज ईजियर। अगर हम कहें कि हमें एंटीबायोटिक्स बनानी है, जैसे रेमडेसिविर की बात है, रेमडेसिविर कई कंपनियां बनानी शुरू कर दी हैं, लेकिन वैक्सीन बनाने के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड प्लांट चाहिए होता है। वैक्सीन थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, इसलिए ये प्लांट लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसीलिए जैसे मैं कह रहा था कि अगले कुछ हफ्तों में आस्ता आस्ता हमारी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और हम वैक्सीन जो है ड्राइव को और आगे और लोगों के लिए खोल पाएंगे। सर, जो पब्लिक डेटा है मैं उसकी बात करता हूं केवल, कि भारत में 2 वैक्सीन लग रही हैं अभी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट की। और ये मैंने ये पढ़ा कि सीरम इंस्टीट्यूट का जो उसमें रेशियो है वो 90% का प्रोपोर्शन है। 90% तक हम कोविशील्ड लगा रहे हैं, केवल और शायद 9-10% हम कोवैक्सीन लगा रहे हैं। अब वो एक प्लांट जो पुणे में इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन बना रहा है, उसको कैसे ऑगमेंट करेंगे? हाल ही में उन्होंने कहा कि भाई सरकार मुझे अगर कुछ ग्रांट देती है तो मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकता हूं। बिल्कुल, तो देखिए एक नया प्लांट बनाने की बात होगी, क्योंकि हमें ये भी समझना चाहिए कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है या और कोई मैन्युफैक्चरर्स हैं वो और वैक्सीन भी बना रहे हैं, वो सिर्फ कोविड की वैक्सीन नहीं बना रहे। सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो भारत के दुनिया के लिए कई वैक्सीन जो बनाता है, जो बच्चों में इन्फेक्शन होती हैं, हम वो वैक्सीन बनाना तो बंद नहीं कर सकते। टेटनस की वैक्सीन है, डिप्थीरिया की वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, तो वो उसका प्लांट भी चला हुआ है। ये एक एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत है, जिसके लिए उनको एक नया प्लांट लगाना पड़ेगा। ये कंपनी भी ये कर रही है, भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रहे हैं वो भी अपना नया प्लांट लगा रहे हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे नए प्लांट्स बनेंगे और नए वैक्सीन के नए डोजेस अवेलेबल होंगे तो एकदम मार्केट में ज्यादा अवेलेबिलिटी आएगी, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं होगा, उसमें कुछ हफ्ते लगेंगे। सर, ये जो अभी हमने पीछे बात की एज ग्रुप वाली, जो बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि एज बार हटा देना चाहिए, अभी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे वो लाइव बात कर रहे थे दिल्ली के लोगों से। उन्होंने ये कहा कि हमने ये पाया कि अब जो हमारे केसेस आ रहे हैं वो 65% 35 साल से नीचे के लोग हैं। तो वो इस बेसिस पर ये मांग कर रहे हैं कि ये सारे अडल्ट्स को लगनी चाहिए, इसमें ये 45 साल वाला बार हट जाए। देखिए 45 साल बार हट जाना चाहिए अगर हमारे पास 2 चीजें हों। एक तो ये हो कि हम ये कह पाए कि इससे ज्यादा उम्र वाले लोग जो हैं उनमें लग गया और उनकी अब मोर्टेलिटी के चांसेस कम हैं। सेकेंडली, हमारे पास उतने डोजेस होने चाहिए जो हम सब लोगों को लगा पाएं। जैसे मैंने आपको कहा कि हमें जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि ये करना जो है अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें 2 मिलियन डोजेस चाहिए होंगे। अगर हम कहें कि सारे अडल्ट को हम वैक्सीनेट करें तो हमें 2 बिलियन डोजेस चाहिए होंगे। दुनिया के कोई देश ऐसा नहीं है, चाहे यूएस में भी हम बात करें, जो 2 बिलियन डोजेस भारत को दे सकता है या जिसकी कैपेसिटी 2 बिलियन डोजेस की बनाने की हो। तो हमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। और एक बात और बहुत जरूरी है, वैक्सीन एक सोल्यूशन नहीं है। आप अभी कह रहे थे कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमें यह समझना चाहिए कि वैक्सीन एक सोल्यूशन नहीं है। वैक्सीन एक वेपन है, लेकिन उसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट वेपन है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन। जिन लोगों को वैक्सीन लगा है वो भी तो उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है, वो भी इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो अगर हम कहें कि वैक्सीन से ही सारे खत्म हो जाएगी वायरस और हम कोविड से जीत जाएंगे, तो ये गलत धारणा है। हमें और चीजें भी साथ साथ करनी पड़ेगी, तभी हम डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि मान ले हम हर किसी को वैक्सीन लगा भी दें तो भी ये जरूरी नहीं है कि किसी को इन्फेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम वैक्सीन लगा दें तो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी होगा, क्योंकि 2 चीजें बहुत जरूरी हैं समझना। एक कि वैक्सीन आपको सीवियर डिजीज से प्रोटेक्ट करती, इन्फेक्शन से नहीं प्रोटेक्ट करती। दूसरा, जैसे जैसे वायरस चेंज करेगा, नए वेरिएंट्स आएंगे, तो हो सकता है कि हमें वैक्सीन भी थोड़ी चेंज करनी पड़े, क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी कम हो सकती है। और इसीलिए अगर कोई भी वेरिएंट आएगा, अगर उससे बचना है तो मास्क लगाने से ही बच पाएंगे, चाहे पुराना वायरस हो या नया वायरस हो। अगर हम मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, हाथ धोएंगे, तो हम उस वेरिएंट से भी बच के रहेंगे।
तो इसलिए मास्क लगाना और 2 गज की दूरी रखना वैक्सीन से मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है अभी, रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन द वैक्सीन। तो सर क्या हमें अब जीवन भर इस कोरोना के साए में जीना पड़ेगा, ये बीमारी कभी नहीं जाने वाली? अभी तो ये बीमारी काफी टाइम रहेगी, फिर ऐसे हो सकता है कि ये बीमारी जो पैंडेमिक की जगह एंडेमिक हो जाए, कि कुछ हद तक केसेस हो, इतने ज्यादा केसेस नहीं हो, लोगों में इम्यूनिटी आएगी और फिर इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे और वैक्सीन जो है वो एक रेगुलर अफेयर बन जाएगी कि हर साल हाई रिस्क ग्रुप को स्पेशली वैक्सीन लगानी पड़ेगी। जैसे हम इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, फ्लू की बात करते हैं, उसी तरह से हम कोविड की बात करेंगे। डॉक्टर गुलेरिया, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की इंडिया टीवी से और बहुत सारे मुगालते आपने लोगों के दूर किए, मिसकंसेप्शंस दूर किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। उनसे जानेंगे कि हर 15 मिनट में कोरोना से हो रही एक मौत को रोकने के लिए क्या कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार और क्या छत्तीसगढ़ को लॉक करने से कोरोना का संक्रमण ब्लॉक कर पाएंगे। हर सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री से एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।